नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है उत्तर भारत का विशाल मैदान के बारे में जो है आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे उत्तर भारत का विशाल मैदान के बारे में। तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग डाल लेते हैं उत्तर भारत का विशाल मैदान। तो दोस्तों, 2 मिनट जो है हम कल की क्लास का रिवीजन करेंगे ताकि आप सभी को हाथों हाथ याद होता रहे। कल की क्लास में हमने किसके बारे में जाना था? पश्चिमी घाट पर्वत, साथ ही पूर्वी घाट पर्वत, भारतीय मरुस्थल, और इसके बाद हमने पूर्व दक्षिण भारत की पहाड़ियों के बारे में जाना था। तो पश्चिमी घाट पर्वत की यदि बात की जाए तो इसका विस्तार जो है 6 राज्यों में है: गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल और तमिलनाडु में। साथ ही जो ये पश्चिमी घाट पर्वत है, गोवा से होकर जो है 16 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है, जो कि पश्चिमी घाट पर्वत को 2 भागों में बांट देती है। नॉर्थ का भाग जो उत्तरी सह्याद्री कहलाता है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है कलसुबई। तो ये आपको याद रखना है, कहाँ पे? महाराष्ट्र में है। और दक्षिणी सह्याद्री जो है इसका सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? कुद्रेमुख, जो कि कहाँ पे है? कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले में स्थित है। और साथ ही हम बात करेंगे नीलगिरी पहाड़ी जो है पश्चिमी घाट पर्वत और साथ ही कहाँ पे? पूर्वी घाट पर्वत के मिलन बिंदु पर जो है स्थित है। पूर्वी घाट पर्वत की यदि बात की जाए तो पूर्वी घाट पर्वत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? महानदी से लेकर जो है कहाँ तक? दक्षिण में जो है नीलगिरी पहाड़ी तक है। तो ये आपको याद रखना है। और ये जो है कटा छटा पर्वत है, जो कि नदियों के द्वारा जो है काट छाट दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है। साथ ही जो पूर्वी घाट पर्वत है इसकी सबसे ऊंची चोटी है जिंदागाड़ा, जो कि कहाँ पर स्थित है? इसकी हम बात करेंगे तो जिंदागाड़ा जो है कहाँ पर स्थित है? ये जो है आंध्र प्रदेश के अराकू घाटी में स्थित है। और साथ ही पूर्वी घाट पर्वत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी, कहाँ पर स्थित है? ये उड़ीसा के कहाँ पर? ये उड़ीसा के गजपति ज़िले में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? गजपति ज़िले में स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद हमने जाना था इंडियन डेजर्ट यानी भारतीय मरुस्थल। भारत में कौन सा मरुस्थल है? भारत में है थार मरुस्थल। ये कहाँ पे? अरावली की पर्वत के जो है उत्तर पश्चिम में स्थित है। और इसका अधिकांश भाग राजस्थान में है, परंतु कुछ भाग कहाँ पे? गुजरात, हरियाणा में, और साथ ही दोस्तों गुजरात, हरियाणा, पंजाब में भी है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और इसके बाद हमने जाना था केरल में कौन सी पहाड़ी है? कार्डेमम है, अन्नामलाई है। अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है दो कौन सी? अनाईमुदी, जिसकी हाइट है 2695 मीटर, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। फिर हमने जाना था तमिलनाडु में कौन कौन सी है? पालनी हिल्स है, बरुसनाथ है। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही हमने जाना था आंध्र प्रदेश में शेषाचलम है, बेनुकोंडा है, पालकोंडा है। गडजात पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में है। और राजमहल की पहाड़ियाँ कहाँ पे? झारखंड में। तो ये सभी हमने कल की क्लास में पढ़ा था। तो आपको ये याद हो गया होगा। अब आज का हम टॉपिक अपना शुरू कर लेते हैं, उत्तर भारत का विशाल मैदान। तो आप सभी ने यहाँ पे हेडिंग डाल ली होगी। तो ये जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये सभी जो आप देख रहे हैं, ये सभी दोस्तों उत्तर भारत का विशाल मैदान है। तो आपको दिख रहा होगा किस किस राज्य में जो उत्तर भारत का ये विशाल मैदान है। अब इसके निर्माण की बात कर लेते हैं। इसका निर्माण जो है कैसे कैसे हुआ है। तो इसका निर्माण की हम बात करेंगे। उत्तर भारत का विशाल मैदान जो है इसका निर्माण सिंधु, गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए अपसाद यानी सेडिमेंट के निक्षेपण यानी जमाव से इसका निर्माण हुआ है। यानी जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए अपसाद यानी सेडिमेंट के निक्षेपण यानी जमाव से इसका निर्माण हुआ है। तो आपने देखा होगा जो ये नदियाँ होती हैं, ये जो अपने साथ बहुत सारा सेडिमेंट यानी अपसाद बहा कर लाती हैं, जिसको धूल, मिट्टी, कंकड़, बालू, पत्थर बहा कर लाती हैं। तो इन्हीं के जमाव या निक्षेपण से इसका निर्माण हुआ है। अब इसका विस्तार देख लेते हैं। विस्तार की हम बात करेंगे। जैसे राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम, इन सभी में जो है उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण है। और उत्तर भारत के विशाल मैदान के उत्तर में कौन कौन है? हिमालय पर्वत। तो ये भी आपको याद रखना है। तो आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ पर इसका विस्तार है, क्वेश्चन ये पूछा गया है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे जो ये उत्तर भारत का विशाल मैदान है, इसको जो है 4 भागों में बांटा गया है या 4 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से 4 भाग हैं? तो इसको हम देख लेते हैं।
भाबर क्षेत्र, तराई क्षेत्र, बांगर क्षेत्र और खादर क्षेत्र। तो उत्तर भारत को जो है इन 4 क्षेत्रों में जो है बांटा गया है। तो इनको मैप में मैं आपको दिखाता हूँ। ये है शिवालिक हिमालय। ये कौन सा है दोस्तों? ये है शिवालिक हिमालय। तो इसको हम लिखते हैं यहाँ पे शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय आप सभी को पता है हिमालय पर्वत का जो है सबसे दक्षिणी भाग है। शिवालिक हिमालय से जब नदियाँ बहकर आती हैं तो अपने साथ जो है मोटे मोटे पत्थर बहा कर लाती हैं, और इन पत्थरों को जो है ज़्यादा दूर तक जो अपने साथ नहीं लेकर जा पाती, और नदियाँ जो है इनके नीचे से बहना स्टार्ट कर देती हैं। तो ये मोटे मोटे जो पत्थर दिख रहे हैं आपको, ये वाला मोटे मोटे पत्थरों वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? ये कहलाता है भाबर क्षेत्र। कौन सा है दोस्तों? भाबर क्षेत्र कहलाता है। और ये भाबर क्षेत्र जो है शिवालिक हिमालय के दक्षिण में पड़ता है। जब यहाँ पर ये मोटे मोटे पत्थर इकट्ठे हो जाते हैं तो नदियाँ जो है इनके नीचे से बहना स्टार्ट कर देती हैं। तो इसका मतलब भाबर क्षेत्र में नदियाँ जो है दिखना बंद हो जाती हैं, यानी अदृश्यमान हो जाती हैं। अब यहाँ पर दोस्तों खेती तो हो नहीं सकती इतने मोटे मोटे पत्थरों में। यहाँ पर जो है वनस्पति का अभाव होता है या बहुत कम वनस्पति पाई जाती है। साथ ही इस क्षेत्र की चौड़ाई जो है 8 से लेकर 16 किलोमीटर तक जो इस क्षेत्र की चौड़ाई जो है होती है। तो ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद जो है दोस्तों यहाँ पे हम आगे की बात करते हैं। ये जो है ज़्यादा ग्रीन वाला जो भाग है इसको कहते हैं हम तराई क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पर जो है इस क्षेत्र में नदियाँ पुनः यानी दोबारा बाहर निकल आती हैं और दोबारा बाहर से बहना स्टार्ट कर देती हैं। और जहाँ पर जो यहाँ की जो ज़मीन है, यहाँ पर छोटे छोटे पत्थर, पथरीली ज़मीन जो है बन जाती है, जहाँ से नदियाँ जो है ऊपर बहना स्टार्ट कर देती हैं। और यहाँ पर जो है दोस्तों घनी वनस्पति पाई जाती है, क्योंकि दोस्तों आपको ये ग्रीन ग्रीन दिख रहा होगा। तो यहाँ पे जो है घनी वनस्पति पाई जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, इसके आगे पड़ता है तराई क्षेत्र के आगे पड़ता है। तराई क्षेत्र के आगे क्या पड़ता है दोस्तों? तराई क्षेत्र के आगे पड़ता है बांगर क्षेत्र। ये जो है ये वाला और ये वाला, ये पड़ता है दोस्तों बांगर क्षेत्र। बांगर क्षेत्र मतलब बांगर क्षेत्र इसको कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो है दोस्तों पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यानी ये जो है ये है दोस्तों नदी बह रही है, ये है नदी। अब यहाँ पे मान लेते हैं जब नदी में बाढ़ आती है तो यहाँ पर जो है इस प्रकार जो है नदी का पानी जहाँ तक जाता है वहाँ तक जो है नई जलोढ़ मिट्टी जो है जम जाती है। का नई जलोढ़ मिट्टी जो है जम जाती है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम नदी घाटी कहते हैं, नदी बेसिन जो है कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है जो ये बांगर क्षेत्र है यहाँ पर जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। मतलब यहाँ पर जो है पहले कभी बाढ़ का पानी आता होगा लेकिन अब नहीं आता। अब ये जो येलो वाला आपको भाग दिखाई दे रहा है, यहाँ तक ही नदी का पानी आता है बाढ़ का, तो यहाँ तक जो है नई मिट्टी जम जाती है, नई जलोढ़ मिट्टी। तो इसको कहते हैं हम खादर क्षेत्र। तो ये आपको याद रखना है, क्या है? खादर क्षेत्र। और नीचे वाली है रिवर वैली यानी नदी घाटी। तो ये आपको याद रखना है। तो चारों क्षेत्र आपको याद हो गए होंगे। अब इनको हम थ्योरी बाई लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाएं। सबसे पहले बात करेंगे भाबर क्षेत्र की। किसकी? सबसे पहले हम बात करेंगे भाबर क्षेत्र। शिवालिक हिमालय के दक्षिण में मैंने अभी आपको बताया यहाँ पर जो है वनस्पति नहीं पाई जाती या बहुत कम पाई जाती है। इस क्षेत्र की चौड़ाई जो है 8 से लेकर 16 किलोमीटर तक होती है भाबर क्षेत्र की चौड़ाई। इस क्षेत्र में नदियाँ जो है अदृश्यमान हो जाती है क्योंकि बड़े बड़े पत्थरों के नीचे से बहना स्टार्ट कर देती हैं। तो इसलिए इस क्षेत्र में नदियाँ दिखाई नहीं देती। यहाँ पर जो है खेती नहीं होती क्योंकि मोटे मोटे पत्थरों में खेती कैसे हो सकती है, यहाँ पर आपको याद रखना है। तो ये भाबर क्षेत्र हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पे हम बात करेंगे तराई क्षेत्र की। यह जो है भाबर क्षेत्र के दक्षिण में पड़ता है। तराई क्षेत्र जो है भाबर क्षेत्र के दक्षिण में है। यहाँ पर जो है घनी वनस्पति पाई जाती है। तो ये आपको मैंने अभी दिखाया है। और इस क्षेत्र की चौड़ाई जो है 20 से लेकर 30 किलोमीटर इस क्षेत्र की चौड़ाई है। यहाँ पर नदियाँ जो हैं पुनः दृश्यमान, यानी यहाँ पर जो है इस क्षेत्र में नदियाँ बाहर से बहना स्टार्ट कर देती हैं, यानी पुनः दृश्यमान यानी दोबारा दिखना स्टार्ट हो जाती हैं। यह क्षेत्र खेती के लिए उपयुक्त तो माना जाता है, यानी यहाँ पर जो है खेती अच्छी तरीके से की जाती है तराई क्षेत्र में। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं तीसरा क्षेत्र कौन सा है इसका? बांगर क्षेत्र, जहाँ पर पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो यह क्षेत्र नदी बेसिन से दूर पाया जाता है। यहाँ मिट्टी जो है कम उपजाऊ होती है, यहाँ पर पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यह क्षेत्र कृषि के लिए कम उपयुक्त होता है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये क्या है? ये नदी बह रही है। क्या है दोस्तों? ये है नदी, ये नदी बह रही है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं
ये जब नदी में बाढ़ आएगी तो इस प्रकार जो है ये नदी का पानी जो है ये यहाँ तक जाता है साइटों में को। ये नदी का पानी है, क्या है दोस्तों, ये जो है नदी का पानी जाता है साइटों में को। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं जहाँ तक ये जो ये नदी का पानी जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, इसको आप अच्छे से समझना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं नदी का पानी आता है, याद रखेंगे दोस्तों, नदी पानी आता है, याद रखेंगे दोस्तों, पानी आता है दोनों क्षेत्रों में, याद रखें दोस्तों, नदी का पानी आता है। यहाँ नहीं आता, यहाँ नहीं आता है, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों ये यहाँ पे मैं समझाने का आपको ये प्रयास कर रहा हूँ। जब ये नदी बहती है तो जब नदी में बाढ़ आती है तो ये नदियों के साइड में जो है पानी निकल जाता है दोनों तरफ को। जब ये नदियों का पानी दोनों साइडों में जहाँ तक जाता है तो वहाँ तक जो है यानी नदी का पानी आता है तो यहाँ तक जो है क्या होता है, नई मिट्टी जम जाती है जिसको नई जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। लेकिन यहाँ नहीं आता है, ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ तक नदी का पानी अब नहीं आता, पहले कभी आता होगा। तो इस क्षेत्र में जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी जमी हुई है, लेकिन अब यहाँ पे बाढ़ का पानी नहीं आता है। तो इस क्षेत्र को कहते हैं हम बांगर क्षेत्र। क्या कहते हैं, बांगर क्षेत्र कहते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। यह नदी क्षेत्र बेसिन से दूर होता है, यहाँ की मिट्टी कम उपजाऊ होती है और यहाँ पर पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और यह क्षेत्र कृषि के लिए कम उपयुक्त तो होता है। तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं किसके बारे में, खादर क्षेत्र के बारे में। खादर क्षेत्र, यहाँ पे नई जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, अभी मैंने आपको बताया है। नदी बेसिन के आसपास का क्षेत्र होता है, यह बहुत उपजाऊ होती है, मिट्टी जो है यहाँ पे बहुत उपजाऊ होती है, कृषि या खेती के लिए उपयुक्त क्षेत्र माना जाता है। तो ये जो है हमारा टॉपिक हो गया है कंप्लीट, यानी उत्तर भारत का विशाल मैदान का जो टॉपिक था हमारा हो चुका है कंप्लीट। तो ये आपको याद रखना है। अब हम अपना यहाँ पे नया क्षेत्र, नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। उत्तर भारत का विशाल मैदान तो हो चुका है हमारा समाप्त। भारत के द्वीप समूह, भारत में कौन कौन से द्वीप हैं तो इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। पहले हम इनके बारे में थोड़ा समझेंगे। द्वीप यानी आइलैंड क्या होता है, तो दोस्तों ये जो है एक ज़मीन या भूमि का भाग है जिसको हम कहते हैं द्वीप। और इसके चारों, ये हो गया नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, चारों तरफ जो है पानी भरा हुआ है। क्या है दोस्तों, चारों तरफ जो है ये पानी भरा हुआ है। ज़मीन या भूमि का एक ऐसा भाग जो चारों तरफ से जो है पानी से घिरा होता है उसको द्वीप यानी आइलैंड कहा जाता है। अब ये कहाँ पे, महासागर, सागर, झीलें और नदियों में पाए जाते हैं आइलैंड्स यानी द्वीप, तो उसी को क्या कहा है, महाद्वीप यानी आइलैंड कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अब जैसे ये है भारत, ये है प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो दक्षिण भारत है इसके तीन तरफ जो है पानी भरा हुआ है, तो इसलिए इसको प्रायद्वीप भारत कहा जाता है, दक्षिण भारत को। अब इधर है दोस्तों, भारत के पश्चिम में अरब सागर है, भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी और भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये पॉइंट ये है लक्षद्वीप समूह जो कि अरब सागर में स्थित है। और ये जो है ये है दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है 572 द्वीप हैं जिनके बारे में अच्छे से हम पढ़ेंगे। और लक्षद्वीप में जो है कुल 36 द्वीप हैं, तो ये आपको याद रखना है। तो अब यहाँ पे मैं डेफिनेशन वगैरह लिखी हुई है। द्वीप यानी आइलैंड, द्वीप जमीन या भूमि का एक ऐसा भाग होता है जो चारों ओर से पानी से घिरा होता है, वह द्वीप यानी आइलैंड कहलाता है। ये महासागर, सागर, झीलें व नदियों में हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैप बनाया हुआ है। तो दोस्तों ये सबसे ऊपर है कोको द्वीप जो कि म्यांमार में पड़ता है, इसके नीचे है लैंडफॉल द्वीप जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है। इसके नीचे ये बड़ा सा द्वीप पड़ता है उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान व कोको द्वीप के बीच पड़ती है कोको जल संधि, तो ये आपको याद रखना है। फिर नीचे पड़ता है मध्य अंडमान जो कि पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। और इसी के आगे पड़ता है नारकोंडम द्वीप जो कि सुसुप्त ज्वालामुखी यानी एक ऐसा ज्वालामुखी है जो कि अभी शांत पड़ा हुआ है यानी निष्क्रिय है, क्योंकि इससे अभी लावा वगैरह नहीं निकल रहा है। लेकिन इसके नीचे एक पड़ता है बैरन द्वीप जो कि ये भी एक ज्वालामुखी द्वीप है और ये सक्रिय ज्वालामुखी है, मतलब यहाँ से जो है लावा अभी भी निकल रहा है। तो ये आपको याद रखना है। इसी के नीचे हैवलॉक द्वीप है और नील द्वीप भी पड़ते हैं। ये सभी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही आते हैं, तो ये आपको याद रखना है। फिर मध्य अंडमान के नीचे आता है दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान के नीचे आता है लघु अंडमान।
अब दक्षिणी अंडमान व लघु अंडमान के बीच में पड़ता है डंकन पास। तो ये आपको याद रखना है, डंकन पास का काम है इन दोनों द्वीपों को अलग करना। साथ ही लघु अंडमान के नीचे है कार निकोबार। अब इन दोनों के बीच में ये पानी का पतला सा रास्ता, इसको कहते हैं 10 डिग्री चैनल। इसका काम है लघु अंडमान और कार निकोबार को अलग करना। फिर नीचे है कार निकोबार के लिटिल निकोबार, फिर है ग्रेट निकोबार। और ये ग्रेट निकोबार जो है पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है। किसका? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। कहाँ पर है ये? बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब इन सभी के बारे में बाकी अच्छे से हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको क्लास की क्वालिटी वगैरह कैसे लगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।